दोस्तों, कुंवर बेसिन साहब ने कहा है कि क्यों होता ही है हथेली की लकीरों के आगे उंगलियां, उस रब ने भी आपकी किस्मत से आगे आपकी मेहनत लिखी। आज हम करेंगे 3D फिगर्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। इससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि हमने जो 2D शेप्स का क्षेत्रफल किया था उसको आप अच्छे से कर लें, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है ये हमारे 3D फिगर्स के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने में भी काम आएगी। इसी के साथ मैं ये चाहूँगा कि आप लोग, जो मैं वीडियो आपको करवा रहा हूँ उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो दे रहा हूँ वो तो करें ही, उसके अलावा जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उन क्वेश्चंस को करते रहें। अब हम देखेंगे त्रिविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल व उनका आयतन। तो त्रिविमीय आकृति में सबसे पहले मैंने आपको घन बताया था। घन वो त्रिविमीय आकृति है जिसमें जो सारे फलक होते हैं, जिसके 6 फलक हैं, 6 फेसेस हैं, वो सारे के सारे बराबर होते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। और इसका एक उदाहरण जो है वो आप ले सकते हैं, जो अपना पासा होता है लूडो खेलने के लिए जो आप डाइस यूज़ करते हैं, वो घन का एक उदाहरण है। तो ये आता है कि भाई घन का आयतन कितना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है और घन का विकीर्ण कितना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उसका आयतन a क्यूब होता है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, क्योंकि इसमें 6 फेस हैं और हर एक फेस का जो क्षेत्रफल होगा, हर एक फेस वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा भुजा स्क्वायर होता है। और चूंकि 6 फेस हो गई तो कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 6a स्क्वायर हो गया। और घन का विकीर्ण जो है वो a√3 हो गया। ये जो विकीर्ण वाली बात है ना, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। और ये काम कहाँ आएगा, सपोज करो कि एक कमरा है और उस कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, तो एक घन हो गया हो। और अब आपसे पूछा गया इस कमरे में एक सबसे लंबी जो लकड़ी है वो कितने सेंटीमीटर की या कितने मीटर की होगी, और बोला कि जो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो तीनों ए है। तो इसमें एक जो नीचे वाला एक कोने से लेकर उसके अपोजिट में ऊपर का जो कोना है वहां तक आपको लकड़ी रखनी होगी, और वो जो लकड़ी है ये उसकी जो लंबाई होगी वो a√3 होगी। ये भी एक्चुअली पाइथागोरस प्रमेय से ही निकला है। ये कैसे निकला है ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मान लो कि ये वो जो कमरा जो ले रहे हैं हम, वर्गाकार कमरा, वो a है। और वर्गाकार कमरा का जो विकर्ण है वो कैसे निकालेंगे हम, विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण हो गया और ये भी a हो गया अपना, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो विकर्ण कितना हो गया, इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट लेंगे तो ये अपना हो जाएगा √2a। तो ये जो नीचे जो फर्श पर एक कोने से दूसरे कोने तक अगर हम कोई लकड़ी रखेंगे तो सबसे लंबी लकड़ी कितनी होगी, √2 गुणा a होगी। लेकिन अब आप ध्यान दें कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, एक अलग से समकोण त्रिभुज बनेगा। जो ये अपना फर्श हो गया और इसमें सामने से, ये शायद आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ से एक 90 डिग्री पर जो दोनों साइड की दीवारें हैं उसके साथ जो एक जो इनका ज्वाइनिंग वाला पार्ट है उस पर एक रेखा बन रही है और ये भी 90 डिग्री है। और चूंकि इसकी ऊंचाई भी a है तो ये अब मेरा 90 डिग्री बन गया। और यहाँ पर जब मैं लकड़ी जो रखूँगा वो ऐसे यहाँ पर रखी जाएगी और ये ऐसे रखी जाएगी। तो इस जो ये समकोण त्रिभुज बना उसमें एक भुजा तो मेरी हो गई √2/a, वो यहाँ पर आधार हो जाएगा, और दूसरी भुजा a हो गई। तो जो बड़ा वाला विकर्ण कमरे का बनेगा उस केस में क्या हो जाएगा, आधार ये हो गया मेरा √2a का स्क्वायर प्लस ऊंचाई a स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। और विकर्ण जब मैं इसका अंडर रूट लूँगा तो विकर्ण मेरा हो गया √3/a। आप ये ध्यान रख लें बस केवल समझने के लिए कि अगर कोई वर्गाकार क्षेत्र है उसका जो विकर्ण आएगा, सॉरी घन जो है, घन का विकर्ण जो है वो √3/a होगा। अब हम घनाभ लेते हैं। घनाभ जैसे हमारी माचिस की डिब्बी है वो घनाभ है, जिसमें आमने सामने के जो फेसेज होते हैं, फलक होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो इसका आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि ऐसा कोई भी चीज़ जिसके नीचे का फेस और ऊपर का फेस, जैसे मेरे पास ये माचिस की डिब्बी है
और इस माचिस की डिब्बी में मेरा ये नीचे का फेस ये वाला और ये वाला फेस ये बराबर हैं, ये फेस और ये फेस बराबर हैं। तो जब मैं इसका आयतन निकालूंगा तो वो आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई का क्षेत्रफल, और ये केवल तभी होगा जब ये फेस बराबर हों। चाहे ये फेस आप त्रिभुजाकार हों, वृत्ताकार हों, वर्गाकार हों, आयताकार हों, कुछ भी हों, लेकिन ये दोनों फेस बराबर होने चाहिए। जब ये फेस बराबर होंगे तो उसका आयतन होगा आधार का स्क्वायर गुणा ऊंचाई का स्क्वायर। तो अब मेरे घनाभ में मैं देखता हूँ कि ये जो लंबाई है ये L, चौड़ाई B, तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई LB, और आयतन कितना हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल पर गुणा ऊंचाई H। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये मेरा हो गया घनाभ का जो आयतन है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगेन आप माचिस पर कंसंट्रेट करें, ये लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल L इंटू बी, इसका क्षेत्रफल L इंटू बी, तो 2L इंटू बी हो गया, 2 गुणा L इंटू बी प्लस, अब ये क्षेत्रफल है तो ये वाला क्षेत्र में देखता हूँ तो इसमें ये लंबाई मेरी, ये ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुणा ऊंचाई, लेकिन जो क्षेत्रफल इसका है उतना ही क्षेत्रफल इसका है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए मैं इसका गुणा कर दूंगा, तो गुणा 2 प्लस, अब मेरा एक ये फेस रह गया, ये फेस क्या कह रहा है कि ये मेरी चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, इसका क्षेत्रफल चौड़ाई गुणा ऊंचाई b गुणा h, और जो मेरा ये क्षेत्र है जो जिसका जितना क्षेत्रफल इतने है वही क्षेत्रफल इतना है, तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे। तो ये मेरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 2 बाहर ले लो LB प्लस BH प्लस LH, मतलब 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये प्लस है, माफ़ करिएगा, प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, और विकर्ण जो मैंने अभी आपको घन के रूप में बताया था, अगर विकर्ण घनाभ के रूप में लेते हैं तो ये आता है √L² प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसको भी आप जो है वो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो। अब हम लेते हैं बेलन। बेलन का जो बेस होता है, आधार होता है, वो वृत्ताकार होता है, और इसके दोनों जो आधार और इसका जो अपोजिट जो वाला जो एंड है वो बराबर होते हैं। इसलिए मैंने अभी जैसे घनाभ में आपको बताया था कि अगर नीचे और ऊपर का जो फलक है, फेस है, वो एक ही हो तो आयतन क्या होगा, बेस का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो इस बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, बेस का क्षेत्रफल πr² गुणा ऊंचाई h। अब आता है अपना वक्राकार भाग का क्षेत्रफल। जो बेलन है मेरा, ये सपोज करो कि मेरा बेलन है, इस बेलन में ये वृत्ताकार भाग हो गया, इधर भी वृत्ताकार हो जाएगा, ये ले लीजिए। अब ये वृत्ताकार भाग एक एंड, दूसरा भाग ये वृत्ताकार इस एंड का, और ये जो है मेरा वक्राकार भाग है। तो इस वक्राकार भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो मेरा होता है 2πrh, और हम जानते हैं कि ये जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, πr², और इधर भी πr² है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, वक्राकार भाग का क्षेत्रफल प्लस ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, तो कितना होगा ये बराबर, वक्राकार का तो 2πrh हो गया, और 1πr² इधर और 1πr² इधर, तो ये मेरा हो गया 2πr²। इसमें 2πr मैं कॉमन ले सकता हूँ और मेरा बच गया r प्लस h। तो संपूर्ण पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 2πr इंटू r प्लस h। अब हम अगला देखते हैं। अगर मेरा बेलन खोखला हो, खोखला बेलन का मतलब क्या हुआ कि बात कर रहे हैं हम खोखले बेलन की। मानो को ये अपना एक बेलन है, और इस बेलन में इस तरह से है कि ये जो भाग है जो बीच अंदर का मैंने बनाया है ये कटा हुआ है, और ये जो भाग है बाहर बाहर का ये पूरा भाग है।
तो अब इसका मैं आयतन कैसे निकालूंगा? आयतन के लिए मेरा वही, मैं बाहर वाला आयतन निकाल लूंगा माइनस अंदर वाले बेलन का आयतन निकालूंगा, तो मेरा ये जो बचा हुआ भाग है इसका आयतन आ जाएगा। और चूंकि बाहर वाले भाग का आयतन कितना हो गया पाई, अब मैं बाहर वाली त्रिज्या को बड़े कैपिटल आर ले लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच, और अंदर वाले भाग का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और जो मेरे भाग बचेगा इसका आयतन कितना हो जाएगा, पाई एच तो कॉमन रहेगा इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आयतन कितना हो गया, पाई इंटू एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये जो मेरा बाहर का भाग था इसका क्षेत्रफल कितना है 2 पाई आर एच, और जो अंदर वाला ये जो क्षेत्रफल है ये भी तो वक्राकार है पूरा, इसका क्षेत्रफल कितना है प्लस 2 पाई आर एच। यहाँ ध्यान रखना माइनस नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रफल तो बाहर का क्षेत्रफल भी है और अंदर का क्षेत्रफल भी है, तो दोनों क्षेत्रफल मिलकर जुड़ जाएंगे। तो वक्राकार भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया 2 पाई एच आर प्लस आर, ये वक्राकार भाग का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर। और अब हम देखते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये तो मेरा वक्राकार भाग का ये आ गया, अब बचा मेरा ये वृत्ताकार भाग का। तो वृत्ताकार भाग में जब हमने रिंग का क्षेत्रफल कितना आता है अपना पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और जो कि ये 2 वृत्त हैं तो ये गुणा 2। तो अब कुल क्षेत्रफल मेरा कितना आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई एच आर प्लस आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसमें 2 पाई कॉमन आ जाएगा और ये मेरा आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच आर प्लस एच आर। देखिए ये कॉन्सेप्ट से अगर समझ में आता है आपको तो कॉन्सेप्ट से समझ लें, अगर कॉन्सेप्ट से समझ में नहीं आता है तो फिर आप इसको फॉर्मूला को ऐसे ही याद कर लें, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एच आर प्लस एच आर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको ध्यान ये रखना है कि भाई वृत्ताकार जो दोनों भाग है उनका क्षेत्रफल जोड़ना है, और जो 2 वक्राकार भाग होगी उनका क्षेत्रफल जोड़ना है। अब आता है अपना शंकु, और शंकु जैसे मैंने आपको बताया था अपने बर्थडे कैप होती है वो शंकु के आकार में होती है, आइसक्रीम कोन जो होते हैं वो शंकु के आकार में होते हैं। तो शंकु में ये अपनी मेरी शंक्वाकार आकृति है, और इस शंक्वाकार आकृति में ये मेरी त्रिज्या हुई r, और ये मेरी ऊंचाई है h, और इसको मैं बोलता हूँ स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई L। अब मैं सबसे पहले इसमें आयतन लेता हूँ, और आयतन मेरा आएगा, अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि एक दोनों फेस बराबर हों तो आयतन निकालने के लिए क्या करता हूँ, बेस का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। लेकिन अगर जो ऊपर वाला जो मेरा फेस है वो फेस ना होकर एक बिंदु हो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं शंकु में, या आगे हम देखेंगे पिरामिड में, तो उस समय जो मेरा आयतन होगा वो 1/3 हो जाता है, 1/3 गुणा बेस का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है सॉरी वृत्त है, और इसकी ऊंचाई गुणा h। तो आयतन मेरा होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। और अगर मेरे को तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो तो देखो ये अगेन एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में अब तक हम सीख ही गए हैं L बराबर √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, ये जो मेरा भाग बचा वक्राकार, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वक्राकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस अपना जो वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसको हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं और ये बना बचाता है आर प्लस एल। अब हम प्रिज्म का क्षेत्रफल लेते हैं। प्रिज्म जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके जो आधार है वो किसी भी आकार का हो सकता है। तो
आयतन निकालने के लिए, क्योंकि प्रिज्म में नीचे का भाग और ऊपर का भाग एकदम बराबर होता है, इसलिए हम आयतन कैसे निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई निकालेंगे। पार्श्व क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पार्श्व क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ध्यान रखेंगे कि इसमें अलग अलग आयत हो जाएंगी, और जितनी भी अपनी आयतें होंगी, सपोज करो कि 6 भुजाओं का षटभुज के ऊपर एक प्रिज्म बनाया गया है, तो उसको 6 कर देंगे गुणा जो एक फलक है साइड का उसका क्षेत्रफल, वो आयत होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो वो हम ध्यान कर लेंगे गुणा, मतलब कि ये n साइड, कितनी साइड है उसमें, गुणा एक जो आयताकार फलक है, आयताकार फलक का क्षेत्रफल। तो इसके लिए कोई सामान्य फार्मूला नहीं दिया जा सकता, बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसके फलक कितने हैं। बाकी प्रिज्म के सवाल और पिरामिड के सवाल पटवार एग्जाम में तो पूछे जाना बहुत मुश्किल है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसमें हम देखेंगे कि नीचे का क्षेत्र है, जो आधार है उसका क्षेत्रफल प्लस ऊपर का, तो वो 2 गुना हो जाएगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, ये आपको देखना पड़ेगा कि आधार कैसा है, 2 गुना आधार का क्षेत्रफल प्लस पार्श्व क्षेत्रफल, और इससे हमें प्रिज्म का क्षेत्रफल निकल आएगा। पिरामिड जो है इसका भी आप केवल आयतन याद कर लो, और पिरामिड चूंकि आगे एक बिंदु पर जाके ऊपर खत्म होता है, इसलिए इसका आयतन हो जाएगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब अपना एक चीज बच गई, गोला। गोला जैसे अपनी गेंद होती है उसको हम गोला बोलते हैं, और गोले का जो आयतन है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अगर गोला खोखला होगा तो बाहरी गोले का आयतन माइनस आंतरिक गोले का आयतन, तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 पाई बाहरी गोले का आयतन माइनस आंतरिक गोले का आयतन। अगर मैं 4/3 पाई कॉमन ले लूँ तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ऐसे ही आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल वो भी हम निकाल सकते हैं। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अगर ये खोखला गोला हो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, फिर उस केस में हमें दोनों को जोड़ना होगा। अब लेते हैं हम अर्धगोला। अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जब ये 4/3 पाई आर क्यूब था गोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। और वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, जब संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो जो काटा, तो जो वक्राकार भाग है वो तो आधा ही बचा, तो वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको ध्यान रखना है, और ये सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि इस केस में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और चूंकि हमने गोले को बीच में से काट दिया है तो वो हमारे एक वृत्त बन गया, और उस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया इसका अर्धगोले का, 3 पाई आर स्क्वायर। तो अब हम सवाल लेते हैं, और अपना पहला सवाल है कि एक घनाभकार गोदाम जिसकी माप 60 मीटर गुणा 40 मीटर गुणा 30 मीटर, अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है उसकी 60 मीटर 40 मीटर और 30 मीटर है, के अंदर कितने घनाभकार डिब्बे रखे जा सकते हैं, जबकि डिब्बों का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है। जब इस तरह के सवाल आपको करने हों कि एक किसी आकृति के अंदर दूसरी आकृतियां फिट करनी हो, तो हमें उनका आयतन बराबर करना पड़ता है। ऐसे ही अगर किसी एक ठोस आकृति को दूसरी ठोस आकृति में बदलना हो तो दोनों का आयतन हमें बराबर करना पड़ता है। जैसे कोई गोला दे दिया और उसको बोलता है कि तार के रूप में उसको खींचना है या उसका तार बनाना है, तो तार जो है वो बेलन की आकार का होगा, और आप दोनों केस में आयतन बराबर कर दीजिए, और फिर जो चीज़ पूछी जा रही है वो आपके निकल के आ जाएगी। तो इस केस में अपना जो गोदाम है उसका आयतन तो क्या हो गया, ये हो गया। अपने को होना क्या चाहिए, गोदाम का आयतन बराबर कितने डब्बे आएंगे, माना कि n डब्बे हैं, डब्बों की संख्या बराबर डब्बों की संख्या गुणा एक डब्बे का आयतन, उससे सभी डब्बों का आयतन आ जाएगा, एक डब्बे का आयतन। अगर इसको मैं n ले लूं डब्बों की संख्या को, तो n मेरा क्या हो गया, n बराबर गोदाम का आयतन बटे एक डब्बे का आयतन। गोदाम का आयतन कितना है, 60 गुणा 40 गुणा 30,
और यहाँ पर सीधा डब्बे का आयतन ही दे रखा है 0.8 को मैं ऐसे हटा दूंगा तो इसको ऊपर कर सकता हूँ, दशमलव घटाने के लिए ऊपर 10, और ये हो जाएगा 8 पंजो 40, और ये मेरा हो जाएगा 5 3 15, 15 6 की 90, 1 2 और 3 0। तो उस गोदाम में हम 90,000 डब्बे रख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। हमने देखा था कि आयतन क्या होता है, बेस यानी आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आयतन होता है, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। यहाँ पर देखिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने वहाँ पर वॉल्यूम निकाला था तो हमने लिखा था लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार तो आयताकार ही तो है उसका, जिसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है उसका, तो ये आधार का क्षेत्रफल हो गया। तो अब जो इसमें पूछा है वो देखते हैं। आयतन दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब, तो 900 बराबर आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, 180 गुणा ऊंचाई पूछी है हाइट, तो हाइट बराबर 900/180, और 0 से 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 18 पंजो 90 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं। एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात करो। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो बराबर होता है 1 मिलीलीटर के। ये अगर आपको ध्यान है तो अगर हम इसको 1000 से गुणा करें तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो अपना हो जाएगा 1000 मिलीलीटर, दिस इज इक्वल टू 1 लीटर। और अगर मैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसको एक बार दोबारा 1000 से गुणा करता हूँ तो 1000 गुणा 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। और यहाँ पर अब देखते हैं, हम इसको लिख देते हैं 100 गुणा 100 गुणा 100, 1 2 3 4 5 6 शून्य, यहाँ पर भी 6 शून्य है, सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। अब देखिए 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर बराबर 1000 लीटर, अर्थात 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो ये तीन चीज़ जो है यहाँ पर आप ध्यान रखना। सबसे पहले जो बेसिक है वो ये है अपना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक घन है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर लंबाई 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो उसमें 1 ml द्रव आएगा। इसी तरीके से अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब हम लेते हैं, मतलब 1000 सेंटीमीटर में क्या होगा, 10 गुणा 10 गुणा 10 अगर हम कर लें, 10 सेंटीमीटर लंबा 10 सेंटीमीटर चौड़ा 10 सेंटीमीटर ऊंचा, तो उसमें 1 लीटर द्रव आ जाएगा। और अगर 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा कोई हमने वाटर टैंक बना रखा है तो उसमें 1000 लीटर द्रव आएगा। अब हमें सीधा इसका आयतन निकालना है, और आयतन क्या होता है वो हम जानते ही हैं। आयतन हमारा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये बेलन है और बेलन का आयतन πr²h, पाई 22/7, त्रिज्या 1.5 दे रखी है तो 1.5 गुणा 1.5 स्क्वायर में, और हाइट 7 से 7 कट जाएगा, ये 22 और 15 15 225 होता है 2.25। और अब 22 को जब मैं गुणा करूँगा तो 22 पंजू 110 हासिल 11, 22 दूनी 44 और 11 55 हासिल 5, 22 दूनी 44 और 5 49, और 2 अंक छोड़ के मैं दशमलव लगा दूंगा, इतना मीटर क्यूब आ गया। और चूँकि हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो इसको मैं लीटर में अगर बदलूंगा तो 49.50 गुणा 1000 लीटर, और ये मेरा आ जाएगा 49500 लीटर। यही उसमें टैंक में जो बेलनाकार टैंक है दूध के लिए, उसमें इतना लीटर दूध आएगा। अगला सवाल देखते हैं। किसी
घन के किनारे को दुगना कर दिया जाता है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी और इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। तो मान लेते हैं कि माना उसकी जो घन की भुजा है, उसकी भुजा वो 1 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का होता है, उसमें 6 फलक होते हैं, 6 फलक स्क्वायर शेप वर्ग आकार के होते हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 6a²। ए भुजा है, 6 गुणा 1 का स्क्वायर बराबर 6 गुणा 1 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया जब उसको दुगना नहीं किया है तब। और उसी तरह से उसका आयतन कितना हो जाएगा घन का आयतन होता है a³ मतलब 1³ मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर उसको किनारे को दुगना कर दिया जाए तो अब उसकी भुजा कितनी हो जाएगी। दुगना करने के बाद भुजा कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। आप इसको x ले लें, a ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, ऐसे गणना में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए अच्छा रहता है कि आप सीधा कोई संख्या ही ले लें तो थोड़ा सा मामला ज़्यादा इजी रहेगा अपना। तो भुजा 2 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर 6a² बराबर 6, और a अब 2 सेंटीमीटर हो गया है तो गुणा 2² बराबर 6 गुणा 2 दूनी 4 बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आयतन कितना हो जाएगा। आयतन बराबर a³ बराबर 2³ बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखें कि पहले अपना क्षेत्रफल कितना था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 24, तो क्षेत्रफल कितना गुना हो गया 6 चौका 24, क्षेत्रफल हो गया 4 गुना, और आयतन कितने गुना हो गया। पहले आयतन था 1 और अब आयतन हो गया 8, तो ये 8 गुना हो गया, आयतन बराबर 8 गुना। अगला सवाल देखते हैं। 1 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा व 50 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक के डब्बे को बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का मूल्य ज्ञात करें यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपये है। इसका मतलब हमें ये देखना है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए भी ये ध्यान रखना है कि ये मीटर में है, एक लंबाई चौड़ाई मीटर में दे रखी है, लेकिन उसकी गहराई जो है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे क्योंकि आगे जो है वो भी मीटर में दे रखा है, तो यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करना हमारे लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। और हम जानते हैं कि ये घनाभ हो गया, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई, तो बराबर 2, लंबाई 1 चौड़ाई 2, सॉरी माफ़ कीजिएगा ये प्लस है, प्लस चौड़ाई 2 ऊंचाई 50 सेंटीमीटर बराबर आधा मीटर 1/2, प्लस लंबाई 1 गुणा हाइट 1/2, ये बराबर 2, 2 को 1 से गुणा किया 2, प्लस ये 2 1 कम 2, 1 प्लस 1/2 बराबर 2 गुणा 2 प्लस 1 3 प्लस 1/2 बराबर 2, 2 एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 1 बराबर 2 गुणा 7/2, 2 से 2 कट जाएगा और अपना ये आ जाएगा 7 मीटर स्क्वायर। और क्या कह रहा है कि यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपये है तो कितने रुपए लगेंगे, वह कितना हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर का 20 है तो 7 मीटर स्क्वायर का 7 गुणा 20 बराबर 140 रुपये। दोस्तों, अपने स्पेशल सेगमेंट में कल हमने सवाल पूछा था कि 2 क्रमागत वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन 225 रुपये व 238 रुपये हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करो। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र के तहत हमने पढ़ा था कि जो अपना अमाउंट होता है, मिश्र धन होता है, वो बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस आर बटे 100 की पावर टी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई धन क्रमागत वर्षों में
देखो, चाहे आपने पहले साल का मूलधन दे रखा हो या किसी बाद का मिश्रधन दे रखा हो, जब हम वहाँ से शुरू करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो केवल मूलधन पर नहीं लगता, मिश्रधन पर शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें ब्याज इंक्लूड हो जाता है। तो वहाँ से भी हम स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं। और यहाँ पर हम 225 रुपये को अपना मूलधन स्टार्ट करके, और ये अगले वर्ष का अपना मिश्रधन हो जाएगा। और इसमें क्रमागत वर्ष का मतलब जैसे 3 साल और 4 साल बाद, 10 साल या 11 साल बाद, 20 साल या 21 साल बाद 2 क्रमागत साल होने चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 साल का है। तो अब अपना अमाउंट कितना है? 238.50 बराबर 225 इंटू 100 प्लस आर बटे 100 की पावर 1। अब इस सवाल को हम हल करते हैं। बराबर 238.50 बराबर 225 गुणा 100 प्लस आर बटे 100। अब 100 को इधर ले आते हैं और ये अपना हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 23850, और इसको इधर गुणा करेंगी 22500 प्लस 225 आर। इसको माइनस कर लेंगे इधर लाके, 23850 माइनस 22500 बराबर 225 आर। इम्प्लाइज दैट 0 में से 0 गया तो 0 बच गया, इधर 5 में से 0 5, 8 माइनस 5 इज 3 and 3 minus 2 is 1 is equal to 225 R. Implies that 1350 upon 225 बराबर R. Implies that, अब देखो यहाँ पर अब इसको 25 से काट देते हैं, 25 नामा 225, और ये ऊपर आ जाएगा 25 पंजू 125, 10 बच जाएगा और 0, तो ये 100 हो गया। 25 चौक 100, मतलब ये अपना आ गया 54/9, और ये कट जाएगा फिर 9 से, 9 एकम 9 और 9 छक्की 54, तो ये अपना आंसर आ गया 6%। दोस्तों, अब हम लेते हैं अपना आज का बोनस क्वेश्चन, और आज का बोनस क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि व चौड़ाई में 20% वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। दोस्तों, इसको हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। आप इसको हल करके इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल मैथमेटिक्स फॉर पटवार बाय दिनेश को सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें।